Hello students, welcome to fifth lecture of ray optics. In last lectures we studied about plane mirror. Today we are going to start spherical mirrors. Spherical mirror start करने से पहले हम पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई पैरेलल रेज किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो उससे क्या होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बिल्कुल, तो इसके जो हर पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और अगर पैरेलल रेज हैं तो सब रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेम. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम. तो अगर रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रहे हैं तो पैरेलल ही जाएंगे, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर हमारी सरफेस रफ है या इरेगुलर है, उस पर क्या होगा, पैरेलल बीम आया, डिफरेंट बीम्स के लिए जो तुम्हारा नॉर्मल होगा, जैसे इस सरफेस का परपेंडिकुलर ही होगा नॉर्मल, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, ये ऐसा सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है. और मान लो ये सरफेस है, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. तो हर सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग आ रहा है हर रे के लिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होगा, ठीक है. तो इसमें अगर रेज पैरेलली आ रही हैं तो पैरेलली वापस नहीं जाते. दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. बट एक चीज ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बस इसमें जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड. अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलोस्फीयर. मान लो तुमने एक होलोस्फीयर लिया, होलोस्फीयर मतलब जैसे प्लास्टिक की बॉल, उसको मैंने कट कर दिया कुछ पोर्शन उसका. अगर उसको कट कर दोगे तो कैसा दिखाई देगा वो, तुम्हें कुछ इस टाइप का सरफेस दिखाई देगा, ठीक है. इसका जो इस साइड का पार्ट है और एक ये वाला पार्ट, इस आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कन्वेक्स, और ये जिसमें डिप्रेशन आ रहा है, जो अंदर से खाली सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है. इस सरफेस को जो बोलते हैं हम कनकेव सरफेस, ये अंदर वाली सरफेस को, इस अंदर वाले पोर्शन को, ठीक है, इस बाहर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस. तो अब अगर व्हेन कन्वेक्स सरफेस इज सिल्वर्ड, कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर कर दो, इस साइड को मैंने सिल्वर कर दिया, जैसे ये मैंने कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर कर दिया, या इसको कहते हैं पॉलिश कर दिया. उससे क्या होता है, उसका ऑपोजिट सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाता है. तो यहां से जो भी आएंगे उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर इंक्रीज हो जाती है. तो when convex surface is silvered, the reflecting surface is concave. तो इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर. अगर तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव हो, देखो दिखाया सिर्फ इतना जाएगा, एक्चुअल में ये चीज होती है लेंस, ये तुम्हारे पास ये होता है मिरर, ठीक है. तो हमें दिखाया ये जाता है, इसका ये वाला पोर्शन भी रहता है, ये होता है ऐसे, ये 3D फिगर है. और अगर हम क्या करें, कनकेव फेस इज सिल्वर, अगर इसके कनकेव फेस को सिल्वर कर दें, ये वाली साइड सारी सिल्वर कर दें, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा क्या, कन्वेक्स. तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर. दिस इज कन्वेक्स मिरर, ऐसे शो किया जाएगा. अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास मिरर है, ये ओरिजिनली किसी स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर मतलब ये चीज देखो, जैसे मैं बोलूं किसी कर्व का कर्वेचर क्या है, ये कर्वेचर है, इसका सेंटर अगर मैं इस स्फीयर को फुल कर दूं तो ये जो स्फीयर बनेगा उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस स्फीयर को अगर मैं फुल कर दूं, ये जो स्फीयर बनेगा उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको C से हम डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में फर्क है. पहले मैं बता रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर तो जैसे ये स्फीयर था जिससे तुमने कट किया था, तो अगर ये पूरे स्फीयर का जो रेडियस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस कर्वेचर का रेडियस क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
एंड द मिरर, मिरर के किसी पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन जॉइनिंग लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सबसे पहले हम पोल डिफाइन करते हैं. पोल क्या होता है? ये जो तुमने मिरर कट किया इसका जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पोल. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, जो तुमने मिरर कट किया उसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है दैट इज पोल. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. नॉर्मल, एनी लाइन ज्वाइनिंग द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये स्फीयर है, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी वैलिड होंगे. स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है? मान लो कोई भी रे आया, मान लो यहां पे कोई रे इंसिडेंट है, ठीक है, ऐसा कोई रे इंसिडेंट है. इसका नॉर्मल, स्फीयर्स का नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहां से पास करता है? उसके सेंटर से पास करता है. सर्कल का जो परपेंडिकुलर होता है, कोई भी सर्कल के किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो कहां से पास करेगा? सेंटर के. ऐसे किसी स्फीयर का नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो कहां से पास करेगा? थ्रू द सेंटर. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड. जैसे मान लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये मिरर था, यहाँ पे कोई रे आया, ये हो गया इसके लिए नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही हुआ तो नॉर्मल भी यही हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, ये बिल्कुल अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, उल्टा चला जाएगा. इसको हम क्या कहते हैं? क्या बताया था मैंने? दिस इज कॉल्ड व्हाट? कितना डेविएशन है इसका? 180 डिग्री. ठीक है, या यू टर्न बिल्कुल उल्टा चला गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ डेविएशन इज 180. तो कोई भी ऐसे रेज आ रहे हैं, इसका जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्टिल वैलिड. तो ये मान लो हमारे पास एक मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये उसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अपर्चर. व्हाट इज अपर्चर? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. ये जो तुमने स्फेरिकल पोर्शन कट किया था, ऐसे यहां से हमने एक स्फीयर कट की, कुछ स्फेरिकल पोर्शन में से कुछ ये पोर्शन कट किया था ना, तो इसका ये जो डायामीटर है, ये वाली चीज, ये डायामीटर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर. जैसे मान लो इसका रेडियस आर है, तुमने इसमें से कुछ पोर्शन कट किया, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो रेडियस कितना आ गया? आर कोस थीटा. ये डायामीटर कितना होगा? 2r कोस थीटा. दिस इज कॉल्ड अपर्चर. और इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द मिरर, या ये जो रेडियस होता है, दिस इज रेडियस ऑफ द मिरर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, इस कर्व का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ मिरर हम इसको कहते हैं, डायमीटर ऑफ मिरर इसको कहते हैं, अपर्चर को डायमीटर कहते हैं. दिस इज अपर्चर. तो जितना अपर्चर का साइज ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव कर सकता है. ठीक है, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जितना अपर्चर ज्यादा होगा उतना ये जो इफेक्टिव एरिया है जो लाइट रिसीव कर रहा है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगा, या ज्यादा इंटेंसिटी का या ज्यादा शार्प इमेज बनेगा. तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव एरिया रिसीविंग द लाइट. और एरिया क्या होता है? अगर मैं तुम्हें डायमीटर बता दूं, एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का एरिया ये कितना होगा? पाई इंटू अपर्चर बाय पाई इंटू अपर्चर का स्क्वायर बाय 4, या दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर. तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर. जितना अपर्चर का साइज ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव एरिया ज्यादा होगा, उतना जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो ज्यादा लाइट या ज्यादा रे से मिलके बनेगी. ठीक है, तो उसकी ब्राइटनेस उतनी ही लार्ज होगी. अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन.
व्हाट आर साइन कन्वेंशंस जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं. फर्स्ट थिंग, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. जैसे ये पोल है तो सारे के सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर करने हैं. डिस्टेंसेज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब ये मिरर है, मिरर के अगर पीछे कुछ रख दो तब तो उसकी इमेज बनेगी नहीं, ऑब्जेक्ट तो आगे रखेंगे. तो इंसिडेंट रेस कहां से जाएंगी मिरर की तरफ, तो इंसिडेंट रेस इस तरफ जा रही है, तो मतलब राइट साइड. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द, कहां से मेजर करते हैं, मेजर्ड फ्रॉम द पोल. डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट are taken as positive and in measured opposite to direction of incident light are taken as negative. जैसे मान लो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पोल से यहां तक का डिस्टेंस. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. पोल से यहां तक का डिस्टेंस, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ये ऑपोजिट है, इट इज ऑपोजिट. तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करेंगे, इट विल बी नेगेटिव. मान लो इसने इमेज जो फॉर्म करी, इमेज यहां पे फॉर्म कर दी. अब ये डिस्टेंस हमने कहां से मेजर करना है, पोल से. और किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में. तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव. या डायरेक्टली एक सीधा बता रहा हूं, अगर कोई चीज मिरर के आगे पड़ी हुई है उसका डिस्टेंस क्या लेना है, नेगेटिव. मिरर के अगर पीछे पड़ा हुआ है तो उसका डिस्टेंस हमें क्या लेना है, पॉजिटिव. ठीक है, डायरेक्टली ये यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का, इसका जो सेंटर है वो पीछे लाई करता है. तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस. सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं. तो ये जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, इसका रेडियस पॉजिटिव होगा. या बिहाइंड द मिरर है तो पॉजिटिव. अगर यहीं पे होता कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना हमें, नेगेटिव. क्यों, वो आगे की तरफ लाई करता है, तो रेडियस इज नेगेटिव. तो क्वेश्चन में ना तुम्हें ऐसा नहीं बताया जाएगा कि इसका रेडियस जैसे मान लो मैं तुम्हें दूंगा कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि -24. वो तुमने अपने आप सोच के लगाना है कि +24 होना चाहिए, माइनस होना चाहिए. तो फॉर कनकेव मिरर रेडियस इज नेगेटिव एंड फॉर कन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, वो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, तुम्हें साइन के साथ अपने आप लेने. तो ये तो हो गया हमारा पहला कन्वेंशन. सेकंड कन्वेंशन, हाइट्स मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. तो हाइट, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितनी हाइट पे है, ये इसका हाइट हुआ. तो हाइट्स मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसको क्या ट्रीट करोगे, इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, आर टेकन एज पॉजिटिव. एंड हाइट्स मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव. नेक्स्ट टर्म इज पैरेक्सियल रेस. व्हाट आर पैरेक्सियल रेस, कई बच्चे बोलते हैं पैरेलल रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेस. नहीं, रेस विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा पास में होते हैं, दोज रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेस. और हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में पैरेक्सियल रेज ही यूज करते हैं. जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर हो हम उनका यूज नहीं करेंगे. ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास में उसका यूज करेंगे. इसका रीजन भी बताऊंगा. अगर अपर्चर बहुत ज्यादा स्मॉल हो कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये मान लो मिरर है, ठीक है, तुमने बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसका बहुत स्मॉल लिया, तो इसका जो अपर्चर है इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस. तो हम सारे के सारे जो रेज इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट देम एज पैरेक्सियल रेस. इसका रीजन मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट इज फोकस. व्हाट इज फोकस, फोकस क्या होता है, अगर कोई पैरेलल रेस मिरर पे इंसिडेंट होते हैं जहां पे वो आके कन्वर्ज करते हैं या अपीयर टू कन्वर्ज. जैसे यहाँ पे पैरेलल रेज है, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऐसे इन रेस के लिए ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो डायरेक्टली पोल की तरफ एक रे आ रहा है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये तो वापस, तो जिस पॉइंट पे आके ये मीट करते हैं इसको हम बोलते हैं फोकस। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो दिस इज फोकल लेंथ। इसका फोकस आगे लाई कर रहा है या पीछे लाई कर रहा है? कनकेव मिरर का, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया हुआ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तुम्हें f-10 लेना है। ऐसे इस केस में देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होता है, तो यहां पे रे आया, ये हो गया इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे इस रे के लिए ये तो डायरेक्टली नॉर्मल ही हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो ये तो वापस रिट्रेस कर जाएगा, इस साइड चला जाएगा, और ये रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो फोकस इसका कैसे डिफाइन करोगे? फोकस ये था कि जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो मीट करें, एक्चुअल मीट करें, या अपीयर टू डाइवर्ज, उस पॉइंट से तुम्हें लग रहा हो कि डाइवर्ज हो रहे हैं। देखो आफ्टर रेज ये डाइवर्ज कर रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो इसका क्योंकि फोकस बिहाइंड द मिरर है, तो क्या होगा इसका? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज नेगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? जैसे मान लो ये पैरेलल रे आ रहा है, कोई भी तुम्हें इमेज बनाना ना, तुम्हें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, तो मान लो एक रे तो यही हो गया, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, ये तो वापस यहीं पे चला जाएगा। दूसरा रे ये आ रहा है, जहां पे ये रे इस रे को मीट करेगा वो तुम्हारा फोकस आएगा। तो मान लो ये रे आया किसी एंगल थीटा पे, ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तो ये थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, यहां पे जाके मीट कर रहा है, दिस इज फोकस। अभी देखो ये तुम्हारा सेंटर है, ये कितना डिस्टेंस है? दिस इज r, ठीक है। एंड हमें ये फाइंड करना है कि भाई ये एंगल थीटा, देखो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन से एंगल है ये? कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बराबर होना चाहिए। कितना डिस्टेंस होगा ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। मैं इसको मान रहा हूं, मान लो ये x डिस्टेंस है, तो यहां पे ना ट्राइंगल का साइन रूल लगा रहा हूं, r अपॉन साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना हो गया? r अपॉन साइन 2 थीटा इज x बाय साइन थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। 180 है तो साइन का साइन रह गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 2 थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कितना आ गया? r बाय 2 कोस थीटा। और ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में ये डिस्टेंस भी r है, तो ये टोटल डिस्टेंस r है। तो ये फोकल लेंथ कितना हो गया? फोकल लेंथ इज r माइनस x, तो इट इज r माइनस r बाय 2 कोस थीटा। ये समझ आ गया सबको? तो ये हमारे पास फोकल लेंथ होता है r माइनस r बाय 2 कोस थीटा। बट मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, हम कौन से रेस कंसिडर करते हैं? पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल रेस कौन से होते हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास में है। अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास में होगा, मान लो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा पास है, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल होगा
वो थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो इफ रेज आर पेरेक्सियल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो हम साइन थीटा को थीटा रख देते हैं और कोस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 रख देते हैं। तो उस केस में फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, r माइनस आर बाई टू, दैट इज r बाई टू। तो तुम्हें डायरेक्टली ये रिलेशन याद करना है, फोकल लेंथ इज r बाई टू, ये तुम पढ़ते थे। तो पेरेक्सियल रेज का क्या इंपॉर्टेंस है समझ आया। अगर रेज पेरेक्सियल नहीं होंगे तो फोकल लेंथ, जैसे से जो रेज रेडियस के इसके पास में उसका फोकल लेंथ अलग होगा, जैसे जैसे रेज ऊपर जाएंगे तो फोकल लेंथ तुम्हारा वेरी करेगा। तो फॉर रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस थीटा इज वेरी स्मॉल। देन व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन? स्फेरिकल एब्रेशन इज चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ड्यू टू इट्स कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर मान लो बहुत सारे रेज इंसिडेंट हुए और यहाँ पे बहुत सारे रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, अब मैंने बताया कि थीटा के साथ फोकल लेंथ वेरी करता है। इस रे के लिए फोकल लेंथ अलग है, इसके लिए फोकल लेंथ अलग है, इसके लिए फोकल लेंथ अलग है। तो क्या एक इमेज आएगी या डिफरेंट इमेज आएंगी फॉर सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? जैसे तुम मिरर फोन लाके पढ़ोगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं सेम रखूँ, अगर फोकल लेंथ वेरी करूँ तो इमेज डिस्टेंस वेरी करेगा। तो हमारे पास एक इमेज नहीं बनती, बहुत सारे इमेजेस बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? किसी चीज में एब्रेशन का मतलब उसमें कोई खराबी है। तो कितनी खराबी है, किस चीज की वजह से खराबी है इसमें? इसके स्फेरिकल नेचर की वजह से, कि स्फीयर के डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर रेज आ रही हैं तो क्या होगा, उसके लिए जो तुम्हारा थीटा है वो डिफरेंट होगा, फोकल लेंथ थीटा होगा। तो एक इमेज नहीं आती, मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस आ जाती हैं। तो मुझे ये बताओ, थीटा अगर मैं इंक्रीज करूं तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोकल लेंथ इज r माइनस आर बाई टू कोस थीटा। जैसे जैसे तुम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाओगे थीटा विल इंक्रीज। थीटा बढ़ा, अगर थीटा बढ़ता है कोस थीटा कम होता है, r बाई टू कोस थीटा इंक्रीज करेगा, r माइनस आर बाई टू कोस थीटा डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाते हैं तुम्हारा जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, कम होता है। तो जैसे अगर मैं इसका डायग्राम से समझाऊं, यहाँ पे रेज आ रही हैं, ये यहाँ पे मीट कर रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो फोकल लेंथ तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम जैसे ही रेज जैसे जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाते हैं फोकल लेंथ डिक्रीजेस। या ऑन इंक्रीजिंग थीटा या एज वी मूव अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फॉर्मूला याद रखो, फोकल लेंथ होता है r बाई टू, एग्जैक्ट फॉर्मूला था r माइनस आर बाई टू कोस थीटा। डिफरेंट रेस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, डिफरेंट। जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाता हूँ थीटा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर तुम्हारे पास, मैंने बताया था, अगर मिरर का अपर्चर ये साइज इसके रेडियस से बहुत छोटा हो, जैसे ये मिरर है, अगर इसका रेडियस बहुत बड़ा हो कंपेयर टू अपर्चर, तो सारे के सारे रेज मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, कैसे ट्रीट कर सकते हो इसे, लाइक अ पेरेक्सियल रेज। क्योंकि अगर मिरर का साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू रेडियस, ये थीटा बहुत छोटा होगा। तो अगर तुम्हें स्फेरिकल मिरर को, उसमें से स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव करना है, क्या करो, मिरर को बहुत छोटा लो, छोटे साइज का मिरर होना चाहिए, या उसका रेडियस बहुत ही लार्ज होना चाहिए कंपेयर टू इट्स अपर्चर। सेकंड एक और मेथड होता है, हम स्फेरिकल मिरर की बजाय वी कैन यूज पैराबोलिक मिरर। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस रे ऑप्टिक्स के लास्ट में कि स्फेरिकल एब्रेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग से हमें थोड़ा हेल्प मिलेगा कि रे डायग्राम बनाने में, या ये इमेजिन करने में कि अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसकी जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी। कैसे? जैसे मान लो यहाँ से एक रे गई पोल की तरफ, मिनिमम 2 रेज से हम इमेज बनाते हैं। एक ये रे गया, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल लाइन यही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो ये तो वापस आ जाएगा। दूसरा रे गया,
दूसरा रे कहाँ पे भी कहीं पे भी इसे मीट करा, वहां पे ये इमेज बनेगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करे, उसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है। सेकंड केस, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है। रीजन, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ठीक है, तो ये वापिस आ जाएगा। जैसे ये वाला केस, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो ये वापिस चला जाएगा। थर्ड केस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती है? थ्रू द फोकस। या अपीयर टू होती है कि वो फोकस से आई। सिमिलरली अगर कोई रे फोकस से पास करिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। मैंने ना तुम्हें मिरर में भी समझाया था, अगर ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैं एक भी रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, तो इंसिडेंट रे का भी जो डायरेक्शन है रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये अगर इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। मतलब अगर रे यहाँ से आए और अगर ये फोकस से जा रहा हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। थर्ड केस, अगर कोई रे पोल से किसी थीटा एंगल पे इंसिडेंट है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो थीटा एंगल पे ही चला जाएगा। रीजन, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। सेम केस यहाँ पे, ये नॉर्मल लाइन होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो थीटा। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट करती हैं? फोकस पे। पैरेलल रेज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ पे मीट करती हैं? देखो हम ना ये मिरर फॉर्मूला यूज करते थे, 1/v 1/u 1/f। अगर पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज तो कहाँ पे आएगा? 1/v इज 1/f, क्योंकि 1/infinity तो 0 हो गया। तो इमेज डिस्टेंस तो फोकस के बराबर ही होगा। बट एक चीज ध्यान रखो, जैसे ये फोकस है, इस प्लेन में जो भी चीज लाई करे, देखो एक लाइन के परपेंडिकुलर ना एक प्लेन होता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन हो गया। इस प्लेन में जो भी पॉइंट लाओगे, उसका मिरर से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। कितना डिस्टेंस है? जैसे अगर कोई फोकल प्लेन में है, उसका मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? f के बराबर होगा। तो अगर रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब तो वो फोकस पे मीट करते हैं, ठीक है। पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकल प्लेन, मीट एट फोकस। बट पैरेलल रेज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनका मिरर से डिस्टेंस तो f ही होता है, बट वो फोकस पे मीट नहीं करते, फोकल प्लेन में मीट करते हैं। इनका रे डायग्राम कैसे आएगा? जैसे रे आया थीटा एंगल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे जाएगा? थीटा पे जाएगा। तो ये रेज यहाँ पे आके मीट करेंगे। जैसे इसका देख लो, ये रे आया, ये यहाँ पे गया, ठीक है। ये रे कैसा चला जाएगा? ये फोकस पे आ रहा है, मान लो ये ऐसे चला गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रे ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। तो ये रेस कहाँ पे मीट करेंगे? ये रेस कहाँ पे मीट करेंगे? पैरेलल रेस नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मीट करते हैं इन द फोकल प्लेन, यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल रेस नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दीज रेस मीट इन द फोकल प्लेन। इनका मिरर से ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस है वो f रहता है, बट ये पूरे किसी फोकस पे मीट नहीं करते, फोकल प्लेन में मीट करते हैं, पूरा प्लेन होता है।